भाग्य में लिखा हुआ कभी कोई मिटा नहीं सकता। हाँ दोस्तों, जो इंसान के भाग्य में, नसीब में, किस्मत में लिखा होता है उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। चाहे ये दुनिया वाले हजारों लाखों करोड़ों कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इस चर्चा में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि किस तरीका से कुंदनपुर के महाराज, जिनका नाम था चंद्रहास, उन महाराज चंद्रहास की किस्मत, उन चंद्रहास की किस्मत में क्या लिखा था और दुनिया वालों ने कितनी कोशिश की लेकिन उनकी किस्मत को नहीं बदल पाए। यही इस कहानी में सुनने के लिए मिलेगा। बहुत कुछ ये कहानी सिखा करके जाएगी। बस आपसे निवेदन एक है कि कृपया कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आइए गौर करते हैं इस प्राचीन कहानी की तरफ। दोस्तों, प्राचीन काल में कुंदनपुर में एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए थे। वो चंद्रसेन महाराज बड़े ही और अच्छे राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते थे। उनकी प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई कलह या विकार नहीं था। उनके घर में पत्नी थी, रानी थी, महारानी, और एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रहास। लेकिन चंद्रसेन महाराज इतने अच्छे थे कि प्रजा में कोई उनकी बुराई करने वाला नहीं था। चंद्रसेन महाराज थे, उनके बेटा चंद्रहास का जन्म हुआ, छोटा सा राजकुमार था। इधर क्या हुआ है कि देखो, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है। जब वो चंद्रहास नाम का लड़का 1 महीने का हुआ है, तभी जो उसकी माँ थी, यानी जो महाराज चंद्रसेन की पत्नी थी, वो बहुत बीमार हो जाती है। और जब बीमार हो जाती है तो उसने अपनी दासी को बुलाया और दासी को बुलाने के बाद कहा, एक काम करो, आप राजमहल से और राज दरबार के लिए चली जाओ। आप हमारे पिया चंद्रसेन महाराज को हमारे पास में बुला कर के लेकर के आओ। तो दोस्तों, आज वो दासी चली है कहाँ? राजमहल से निकल कर के राज दरबार की तरफ। महाराज चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े वीर बहादुर बैठे हुए थे और उनके सबसे ऊंचे सिंहासन पर महाराज चंद्रसेन बैठे हैं। उस दासी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, आपको आपकी रानी ने याद किया है। महाराज चंद्रसेन ने जब अपनी पत्नी का बुलावा सुना तो तुरंत गद्दी से उठ करके राजमहल की तरफ चले हैं। चलते चले गए तो क्या देखा, चारपाई पर महारानी लेटी हैं और आखिरी सांस ले रही हैं। महाराज के आंसू आ गए। बोले, क्या कहना चाहती हूँ रानी? बोले, महाराज, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अब इस संसार में हम जी नहीं पाएंगे। अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। और महाराज, आपसे मैं एक वादा करवाना चाहती हूँ। आप मेरे हाथ पर अपना हाथ रख करके एक वादा कीजिए। ये मेरा बेटा है जिसका नाम है चंद्रहास। ये चंद्रहास की उम्र केवल 1 वर्ष की, 1 महीने की है और अभी छोटा सा बालक है। और इस छोटे से बालक को मेरे मरने के बाद आप कोई भी दुख नहीं दोगे। और महाराज, ये वादा करो कि आप दूसरा विवाह नहीं करोगे, क्योंकि अगर घर में दूसरा विवाह हो जाता है, सौतेली माँ आ जाती है। अगर इस बेटे की सौतेली माँ आ जाएगी तो इस बेटे का जिंदगी बर्बाद, इस बेटे का जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए महाराज, ये वादा करो कि कभी भी इस बेटा को कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं दोगे, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दोगे और इसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करोगे। महाराज ने जब महारानी की इतनी बात सुनी, आंखों से आंसू चलने लगे हैं। हाथ पर हाथ रख करके कहा है, रानी, ऐसी बातें मत कहिएगा। पहली बात तो ये है कि आप हमें छोड़ करके जा नहीं सकती, क्योंकि आपके सिवा हम रह नहीं सकते। आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। दूसरी बात, इस बेटा का क्या होगा? ये नन्हा सा बालक है, इसे मैं कैसे पालूंगा? इसका कैसे पालन पोषण करूंगा? मेरी कोई ताकत नहीं है जो इस बच्चे का पालन कर सकूं। लेकिन तुम जो वादा करवा रही हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ना तो अपना दूसरा विवाह करेंगे हम और इस बच्चे का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मेरे भैया, इतनी बात सुनी है। उसी समय जो चंद्रहास की माँ थी, यानी चंद्रसेन महाराज की जो पत्नी थी, उसका देहांत हो जाता है। एक लंबी सांस खींच करके वो लेटी की लेटी रह गई। अब महाराज ने बेटा चंद्रहास को गोद में उठाया और बहुत रोए। कभी पुत्र की चेहरा की तरफ देखते हैं, कभी अपनी पत्नी के चेहरा की तरफ देखते हैं। उस दुख की घड़ी का वर्णन मैं कैसे आपसे करूं? महाराज ने अपनी पत्नी के पास में बैठ करके बहुत रोने के बाद अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। अब उस बच्चे को अपने गोद में लेकर के जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, जब महाराज चंद्रसेन बहुत रोते हैं, विचार करते हैं, ये छोटा सा बालक है, इसे मैं कैसे पालूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। अब धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो रहा है। कितना समय हो गया कि 5 वर्ष का वो बालक हो गया है। अभी तो बाल्यावस्था ही थी मेरे भैया। अब छोटा सा बालक है 5 वर्ष का। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब इंसान के बदलती है ना, तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। अब महाराज चंद्रहास की किस्मत में एक और बदलाव आने लगा। क्या आने लगा कि जो पिता थे महाराज चंद्रसेन, वो भी काफ़ी बीमार हो जाते हैं। इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन फिर भी कोई स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। तो एक दिन महाराज ने अब जान लिया कि अब मेरा अंतिम समय है,
अब मैं छोड़ करके चला जाऊँगा। ये मेरा बेटा है, 1 महीने का जब ये बालक था तभी इसकी माँ छोड़ करके चली गई। अब 5 वर्ष की इसकी उम्र है, लगता है कि अब हम भी जाने वाले हैं इसको छोड़ करके। लेकिन इसकी माँ तो इस बेटा को मेरे हवाले करके गई थी, लेकिन मैं इसको किसके हवाले करके जाऊँ? तो जो राजा का जो मंत्री था, उस मंत्री को अपने पास में बुलाया है राजा ने, और अपने पास में बिठा करके कहा है, मंत्री, आज तक मैंने तुम्हें कभी मंत्री नहीं समझा, आज तक मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। आज एक काम करना, आज मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ। कहो महाराज, क्या कहना चाहते हो? बोले, आज मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरा आखिरी समय में है, अब कुछ घड़ी 2 घड़ी के ही हम मेहमान हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमसे एक वादा करो कि मेरे हाथ पर हाथ रख करके कि मेरे जाने के बाद आप मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह ही पालना। जिस प्रकार तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जिसका नाम है मदन और एक बिटिया है जिसका नाम है बिसिया, तुम ठीक अपने दोनों बच्चों की तरह ही इसका पालन करना। आप कभी ये मत सोचना कि ये महाराज का बेटा है या किसका बेटा है। आप विचार करना कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, और ये वादा करो कि आप मेरे बेटा को ही, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो उसके बाद में मेरे बेटा को ही इस राज्य का राजा बनाओगे। उस मंत्री ने राजा के हाथ पर हाथ रख करके और ये वादा कर दिया। मेरे भैया, जब वादा हुआ तो राजा का भी अंतिम समय पूर्ण हो गया, राजा की भी मृत्यु हो गई। अब तो वो पुत्र बहुत रोता है, विचार करता है मेरी कैसी किस्मत है, जो कि मैं जब 1 वर्ष का था तो मेरी माँ चली गई, अब मैं 5 वर्ष का हुआ हूँ तो मेरे पिता भी छोड़ करके चले गए हैं, अब हम जिएंगे तो किसके सहारे जिएंगे। लेकिन मंत्री ने बेटा को गोद में ले लिया, बेटा रो ना, तुम्हारे पिता तो तुम्हारे मर गए, ये बात सच है, लेकिन आज के बाद हम तुम्हारे पिता हैं। जैसे हम तुम्हें अपने पुत्रों की तरह, अपनी बिटिया की तरह, अपने बेटा की तरह तुम्हारा पालन करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे 3 बच्चे हैं। मेरे भैया, राजा का अंतिम संस्कार किया। अब बच्चा यानी जो चंद्रहास था वो छोटा था राजकुमार। अब उस मंत्री को राजगद्दी पर स्वयं बैठना पड़ा। मंत्री राजगद्दी पर बैठ करके उस राज्य को चला रहा है, विचार कर रहा है कि जब ये बड़ा होगा तब इसको हम राज सिंहासन पर बिठाएंगे। मंत्री की एक बेटी है जिसका नाम है बिसिया, एक बेटा है जिसका नाम है मदन। अब धीरे धीरे जब वो 12 वर्ष का बालक हुआ है, अब मंत्री के दिमाग में कुछ उल्टा चलने लगा, ये विचार करने लगा कि ये हमने इतने दिन राजा की सेवा की, लेकिन उसके बदले में हमें मिला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तनख्वाह। और अगर इस राजकुमार को, चंद्रहास को मैं मार दूं तो मेरा बेटा मदन ही इस राज्य का राजा बनेगा, हम मंत्री से राजा के पिता बन जाएंगे। मेरे भैया, उल्टी सोच उसके दिमाग में आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। अब उस मंत्री ने विचार किया है और चंद्रहास बेटा को अपने पास में बुलाया है। बोले, बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम्हें हम इस राज्य का राजा बनाएं। अब कपट भरे स्वभाव से कह रहा है, दोस्तों, उसके दिल में कपट है लेकिन ऊपर मुख से कह रहा है कि हम तुम्हें राजा बनाएं। तो एक काम करो बेटा, आप हमारे साथ में चलो। चंद्रहास से कह रहा है वो मंत्री, बेटा आप हमारे साथ चलो, आप अपने पिता के इस राज्य को घूम करके देख लीजिएगा। अब उसका विचार ये है कि हम जंगल में ले जाएं और कोई यत्न करके इसे वहीं पर मार दें। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी रक्षा भगवान करे उसे संसार में कोई मार नहीं सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उसके घर में कभी भी धन माल की कोई कमी ना हो, उसके परिवार हमेशा सुख समृद्धि में अपना जीवन व्यतीत करे। मंत्री ने साफ साफ कहा है, बेटा आप तुम्हारे राजा बनने का समय आ गया है, अपने पिता के राज्य को चल करके घूम करके देख लीजिएगा। अब वो बेचारा राजकुमार छोटा था, बाल्यावस्था में था, तो उसे इतनी समझ नहीं थी। उसने कभी भी उस मंत्री को मंत्री नहीं बल्कि अपने पिता का दर्जा दिया था हमेशा। तो आज वो मंत्री उस चंद्रहास राजकुमार को लेकर के कहाँ चला है? एक बाग में पहुँचा है, जो उसी के पिता का बाग था, यानी जो राजा का ही बाग था। उस बाग में जाकर के मंत्री एक तरफ बैठा है, वो राजकुमार एक तरफ बैठा है, समझा रहा है। बोले, देखो ये तुम्हारे पिता का बाग है, कितना खूबसूरत है। अब बैठे बैठे सोच रहा है हम क्या करें क्या नहीं करें, जो इसको कैसे मारे कैसे नहीं मारें। तो उस मंत्री के दिमाग में एक विचार आया। मंत्री विचार करने लगा है, एक काम करते हैं कि हम इसे अपने हाथों से नहीं मारते हैं, अन्यथा ये प्रजा वाले लोग बहुत नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि इसकी सज़ा हमें भी मौत ही दे दे वो। तो उन्होंने क्या किया है कि एक कागज़ लिया और एक कागज़ लेकर के एक पत्र लिखा है। उस पत्र को बंद करने के बाद और चंद्रहास के हाथ में दिया, बेटा हम जब घर से आए थे तो हम मदन से कुछ बात कहना भूल गए थे, जो हमारा बेटा है। एक काम करना, आप इस पत्र को ले जाओ और जाकर के मदन के हाथ में दे देना, बेटा रास्ते में से खोल करके मत देखना। बोले ठीक है। वो कभी भी उसे मंत्री नहीं समझता था, जो चंद्रहास नाम का जो राजकुमार था। उसने कहा ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हो तो हम अभी जाते हैं, देकर के आते हैं, हम वादा करते हैं कि इसे हम खोल करके नहीं देखेंगे। मेरे भैया, अब वो चंद्रहास राजकुमार चला है अपने हाथ में पत्र लेकर के, धीरे धीरे आगे बढ़ा
दोस्तों उधर क्या हुआ है कि जो मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था बिसिया, वो बिसिया कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के एक दूसरा जो जनाना बाग था उस बाग में घूमने के लिए आई है। और उसी जनाने बाग में जा कर के वो राजकुमार को थोड़ा धूप ज़्यादा लगी तो उसी जनाने बाग में एक पेड़ की छाया देख करके उसमें लेट गया। और जब लेटा ठंडी ठंडी हवा लगी तो उस राजकुमार को यानी चंद्रहास को नींद आ गई है। चंद्रहास उस पेड़ के नीचे सो जाता है। उधर अपनी सहेलियों को लेकर के जो मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था बिसिया, वो बिसिया और उसी बाग में घूमने के लिए आई है। और उसने देखा कि चंद्रहास जो हमारा राजकुमार है वो जमीन पर लेट करके सो रहा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने विचार किया ये राजकुमार और जमीन पर क्यों सो रहा है। फिर देखा कि उसके हाथ में एक पत्र लगा हुआ है। अब उस बिसिया ने विचार किया कि इसके हाथ में पत्र क्या है, हम इसे खोल करके देखते हैं। दोस्तों ध्यान देना सभी लोग, उस बिसिया ने उस राजकुमार को जगाना उचित नहीं समझा, उससे पहले उस पत्र को खोल करके पढ़ा है। तो क्या देखा कि देखते ही देखते उस पत्र को जो पढ़ा उसमें उसे देख करके उस बिटिया की जो मंत्री की बेटी थी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने क्या पढ़ा उसमें कि उस पत्र में लिखा हुआ था मदन के लिए कि बेटा मदन, मैं तुम्हारा पिता जो नाम था वो नाम लिखा हुआ था और आते ही आते आने वाले राजकुमार को, यानी ये जो राजकुमार पत्र लेकर के आ रहा है, आते ही आते आने वाले राजकुमार को विष दे देना, इतना लिखा हुआ था उस पत्र में। और नीचे उसके हस्ताक्षर हो रहे थे मंत्री के, इसीलिए उसने मना कर दिया था कि आप रास्ते में से खोल करके नहीं देखोगे। जब बिसिया ने देखा कि मेरे पिता और इस राजकुमार के साथ में इतना बड़ा छल करना चाहते हैं, इसे मारना चाहते हैं, मेरे पिता तो बहुत नीच प्रवृत्ति के इंसान हैं। अब उस बिसिया बैठ करके थोड़ी देर विचार करती रही, लेकिन वो बिटिया बहुत तेज थी। उसने विचार किया चलो पिता को सजा इसकी ज़रूर देंगे हम। वो राजकुमार चंद्रहास सो रहा है, उसे नहीं मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके साथ में। मेरे भैया अब क्या था, उस लड़की ने वहाँ से एक दूब घास का तिनका तोड़ा और दूब घास का तिनका तोड़ने के बाद आँखों में जो काजल लगा हुआ था उस काजल पर लगाया। और काजल पर लगाने के बाद जो उस पत्र में लिखा हुआ था कि आते ही आते आने वाले राजकुमार को विष दे देना, तो उस लड़की ने जिसका नाम बिसिया था उस लड़की ने विष की जगह पर एक शब्द बढ़ा दिया है। अब उस जगह पर हो गया कि आते ही आते आने वाले राजकुमार को बिसिया दे देना। मेरे भैया वो पत्र बंद करके और चंद्रहास के हाथ में पकड़ा करके और वो निकल गई वहाँ से। कहाँ, अपने घर पहुँची है। और चंद्रहास जब उठा उसने देखा, बोले काफ़ी समय हो गया, हमारे पिता ने जो खबर कराई थी वो अभी तक नहीं पहुँची है, तो हम क्या करें। जागा और जाग करके तुरंत भागा। जैसे ही मदन के पास में पहुँचा तो मदन को जा करके वो पत्र दे दिया है। और जब मदन ने उस पत्र को खोल करके देखा बड़ा खुश हुआ, विचार करने लगा है कि मेरे पिता ने और मेरी बहन बिसिया का विवाह हमारे इस राजकुमार यानी चंद्रहास के साथ में करने का बहुत अच्छा विचार किया है। और ये भी लिखा हुआ था उसमें कि मेरे आने से पहले ही ये सब काम करना है। तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से नगर को सजवाया है। मेरे भैया जब नगर को सजवाया तो अब तो विवाह की तैयारी होने लगी। उस बेटा मदन ने अपनी बहन को भी सजाया, बोले कहा तुम्हारा विवाह चंद्रहास के साथ में होगा। अब वो सब चाल बिसिया की ही थी। उधर क्या हुआ, पूरा नगर तैयार हो रहा है। उधर उस मंत्री ने विचार किया अब तो वो मारा गया होगा, अब हम चल कर के देखते हैं। इधर पूरा नगर धूमधाम से विवाह की तैयारियों में लगा हुआ है। इधर जब मंत्री लौट करके आया तो मंत्री ने देखा, बोले सब लोग बड़े मगन हैं नगर निवासी। मंत्री विचार करने लगा अगर वो राजकुमार मर गया होता तो ये सब लोग रोते हुए मिलते, लेकिन ये खुशी क्यों है। जब घर जा करके देखा तो वो चंद्रहास और बिसिया दोनों दूल्हा दुल्हन के भेष में खड़े हुए हैं और मदन वहीं पर बड़े मुस्कान के साथ में हंस रहा है। तो तभी मंत्री को देख करके पसीना आ गया। मंत्री ने अपने पास अपने बेटा मदन को बुलाया, बोले तू पागल हो गया है। बोले क्यों। बोले इसके साथ में विवाह क्यों कर रहा है। बोले आपने ही तो पत्र भेजा था हमारे लिए। बोले पत्र दिखा। जब पत्र देखा तो उसमें विष की जगह पर बिसिया शब्द लिखा हुआ था। वो मदन कहने लगा पिताजी ये सब आपने कहा है इसीलिए हम कर रहे हैं। वो कहने लगा ये हमारे साथ में छल हुआ है, छल हुआ है। अच्छा हम अपने जीते जी ऐसा होने नहीं देंगे। दोस्तों अब क्या हुआ है, ऐसा होने नहीं देंगे। उस मंत्री ने उसको अपने पास में बुलाया, किसको, चंद्रहास को। और चंद्रहास को बुला करके कहा बेटा चंद्रहास एक काम करो, जो नगर से बाहर सती का मंदिर है उस मंदिर में चले जाओ और उस मंदिर में आप पूजा करने के बाद में तुरंत वापस आना, उसके बाद में विवाह होगा। चंद्रहास ने कहा ठीक है पिताजी जो आप कहोगे वो हम करेंगे। और वहाँ पर उस मंत्री ने कुछ जल्लाद लोगों को भेज दिया कि इस मंदिर में जो कोई पूजा करने आए उसको आप मार देना। वो जल्लाद लोग मंदिर में जाकर के छुपे हैं। इधर वो चंद्रहास जैसे ही हाथ में पूजा की थाली लेकर के मंदिर की तरफ चला, उसी समय बिसिया ने पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हो।
बोले हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने। बोले इसमें भी हमारे पिता की कुछ चाल हो सकती है, आप नहीं जाओगे। तब तक काफ़ी समय निकल गया। उधर मंत्री ने अपने बेटा से कहा है, बेटा आप चंद्रहास को मेरे पास में बुला कर के लाइए। क्यों? क्योंकि उसने विचार किया कि अगर ये घर में ही बैठा रहेगा तो वो जल्लाद लोग इंतजार करके वापस हो जाएंगे, फिर ये मारा नहीं जाएगा। मदन दौड़ता हुआ चंद्रहास के पास में पहुंचा। चंद्रहास से कहा तुम्हें पिताजी ने बुलाया है। चंद्रहास कहने लगा पिताजी का ये आदेश है कि हम पहले पूजा करने जाएंगे, उसके बाद में आएंगे। चंद्रहास से वो मंत्री का बेटा मदन कहने लगा है एक काम करो, पूजा करने के लिए चलो हम चले जाते हैं, लेकिन आप पिता के पास में पहले चले जाना। हाथ में पूजा की थाली लेकर के और वो चंद्रहास के बदले में मदन मंदिर में पूजा करने गया। दोस्तों उसी समय जल्लादों ने तलवार का प्रहार करके उस बेटा को मार दिया। इधर चंद्रहास पिता के पास में पहुंचा तो बोले कहा तुम पूजा करने नहीं गए? बोले हम नहीं गए। बोले फिर क्या? वो मदन भैया है ना, वो मदन भैया पूजा करने गए हैं। आहा, इतना सुना मंत्री तुरंत दौड़ा है, मंदिर में जाकर के देखा तो उसका बेटा मरा पड़ा है। तो दोस्तों उसके साथ में जो बिसिया नाम की लड़की थी उसका विवाह चंद्रहास के साथ में हुआ और उस गद्दी का मालिक बना। तो दोस्तों कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा हुआ कभी भी मिट नहीं सकता। जो इंसान के भाग्य में लिखा हुआ होता है, चाहे लोग हजारों कोशिश कर लें लेकिन उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और